जब ये मैग्मा पृथ्वी के सतह पर नहीं जा पाता है, पृथ्वी के भीतर ही ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो इससे जो चट्टान बनता है उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है ग्रेनाइट एवं गैब्रो। एग्जामिनर जब ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टानों के बारे में पूछता है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चट्टान ग्रेनाइट है, कौन सा बेसाल्ट है। तो आज के बाद इस बात को ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान जो होता है पृथ्वी के भीतर ही जम जाता है, पृथ्वी के, और इसी आग्नेय चट्टान में हम आपको बताए कि क्या होता है, विखंडन की क्रिया होती है, विक्षेपण की क्रिया होती है, अपरदन की क्रिया होती है, लिथिफिकेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण यह अवसादी चट्टान बनाता है। और फिर यह मैग्मा आग्नेय चट्टान बनता है, फिर यह आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बनता है, फिर अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में बदलता है, और ये रूपांतरित चट्टान फिर दाब के कारण, ताप के कारण ये पिघलकर फिर मैग्मा बन जाता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है चट्टान। चट्टान से प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसको समझने के बाद आपको जो है मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए चट्टान नामक इस चैप्टर को एकदम अच्छा से, ध्यान से और एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, एकदम बिंदास तरीके से समझते हुए चलना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब लोग एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो चीज है चट्टान, सवाल उठता है कि सर चट्टान है क्या, है ना, चट्टान है क्या? सबसे पहला प्रश्न यही उठता है। आप जो पृथ्वी का क्रस्ट देख रहे हैं साथियों, आप जो पृथ्वी का ये क्रस्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्रस्ट वाला पार्ट कैसा है? तो कहना है कि सर ये ठोस भाग है। ये पृथ्वी का ठोस भाग होता है, कौन? क्रस्ट। और ये जो क्रस्ट बना होता है किससे बना होता है? चट्टान से ही बना होता है ना। किससे बना होता है? तो चट्टान से ही बना होता है। पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला पार्ट है, भूपर पट्टी वाला पार्ट है, ये चट्टान से ही मिलकर बना होता है। तो चट्टान में जो आपको है बड़े बड़े पत्थर हो, छोटे छोटे रेत के कण हो, रेत के कण हो, संगमरमर हो, चाहे मिट्टी क्यों ना हो, चिकनी मिट्टी ही क्यों ना हो, ये सब के सब जो होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं? तो कहना है कि सर ये चट्टान के ही पार्ट होते हैं। सब ये चट्टान कहे जाते हैं वैज्ञानिक रूप से। तो चट्टान क्या होता है? आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो कहना है कि सर चट्टान को यदि परिभाषित करने की बात आए तो कहना है कि सर एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से, क्या कहना है? तो एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से, एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से, खनिजों के मिश्रण से ही चट्टान बनता है। एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से क्या बनता है? तो कहना है कि सर चट्टान बनता है। और आपसे कोई पूछे कि बताइए खनिज कैसे बनता है, मिनरल कैसे बनता है, तो आप सबको पता है कि जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट को बनाते हैं। और ये एलिमेंट मिलकर क्या करते हैं? मिनरल्स बनाते हैं, खनिज बनाते हैं। और यही खनिजों का जो मिश्रण होता है, यही खनिज का मिश्रण क्या कहलाता है? तो चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? चट्टान कहलाता है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सर चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं उसको जरा हम देखते हैं। देखिएगा, ये जो चट्टान है, ये चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो कहना है कि सर 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। कौन कौन वो 3 प्रकार हैं? तो सबसे पहला जो चट्टान है जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, इसी को हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरा जो चट्टान है जिसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं साथियों? अवसादी चट्टान कहते हैं। इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा जो चट्टान है जिसको हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चट्टान के कितने प्रकार? तो कहना है कि सर 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक एक चट्टानों को हम लोग अच्छे से विस्तार से देखेंगे। एकदम सेशन में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है सबको। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला है हमारा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान,
देखिएगा नाम में ही इसका लगा हुआ है आग्नेय, यानी यह किससे बना है? तो कहना है कि सर ये अग्नि से बना है। ये किससे बना है? अग्नि से बना है। आग्नेय चट्टान का जो इंग्लिश नेम है इग्नियस रॉक, इस इग्नियस शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, ये किससे बना है? तो इग्निस शब्द से बना है। इग्निस शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है साथियों? अग्नि होता है। तो वैसा चट्टान जो अग्नि से बनता है, सीधी सी बात, पहले मोटा मोटी परिभाषा समझ लीजिए कि वैसा चट्टान जो अग्नि से बना है। तो अब कहिएगा सर अग्नि से कौन सा चट्टान बनता है, कैसे बनता है, जरा इसको समझाइए। तो कुछ नहीं है साथियों, बस एकदम ध्यान से देखना है। देखिए पृथ्वी का जो गर्भ है, पृथ्वी के गर्भ में जैसे जैसे नीचे जाइएगा, पृथ्वी के गर्भ में जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो आप सबको पता है कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी के जब कोण पे आइएगा ना, तो पृथ्वी के कोण के पास तापमान बढ़कर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पृथ्वी के कोण के पास तापमान कितना हो जाता है बढ़ के? तो कहना है कि सर 6000 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब बताइए इतना अधिक तापमान पर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? वो पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और क्या होगा? एकदम गर्म अवस्था में होगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप सबको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है मेरे साथियों, हमारे पृथ्वी के अंदर से क्या होता है? तो हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी चट्टान होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, वो सब पिघली हुई अवस्था में रहते हैं और एकदम गर्म खौलते हुए होते हैं, है ना? क्या होते हैं? खौलते हुए होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? ये गर्म जो पदार्थ है, इसी को हम लोग नाम देते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जो गर्म खौलता हुआ पदार्थ है, इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग? मैग्मा नाम देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये पृथ्वी के भीतर है, यानी भूपर पट्टी के नीचे है, ठीक ना, ये खौलता हुआ पदार्थ, ये गर्म पदार्थ, ये पिघला हुआ पदार्थ, ये मेल्ट जो एलिमेंट है, ये जो पृथ्वी के भीतर है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन यही मैग्मा जब पृथ्वी से क्या हो? पृथ्वी के ऊपर चला आए, पृथ्वी के ऊपर चला आए तो इसी मैग्मा को हम लोग फिर क्या कहने लगते हैं? लावा कहने लगते हैं साथियों। क्या कहने लगते हैं? लावा कहने लगते हैं। पृथ्वी के भीतर जो ये जो ठोस, ये गर्म जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। ये तरल अवस्था में होता है। लेकिन जब ये मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम जब पृथ्वी के ऊपर निकलता है, बाहर निकलता है, तो इसी मैग्मा को फिर हम लोग क्या कहने लगते हैं? तो कहना है कि सर इसको हम लोग लावा कहने लगते हैं। यानी जब पिघला हुआ मैग्मा, लावा, ये ठंडा होने के बाद जब बाहर निकलेगा पृथ्वी से, तो पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं, बारिश होती हैं, अन्य क्रियाओं के कारण ये लावा धीरे धीरे क्या होता है? तो सर ठंडा होने लगता है। लावा क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगता है। और जब ये लावा ठंडा होने लगेगा तो आप सबको पदार्थ है कि वो जो पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकला था, तो वो जब जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद यह जम जाता है, जिसके कारण यह ठोस रूप में आ जाता है। क्या हो जाता है? तो कहना है कि सर ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है। और जो ठोस बनता है, इसी ठोस को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान, इसी को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। तो आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। पृथ्वी के अंदर सभी पदार्थ क्या होते हैं? पृथ्वी के नीचे बहुत अधिक तापमान होने के कारण पृथ्वी के अंदर वाले भाग में सब पदार्थ क्या होता है? पिघले हुए अवस्था में होते हैं, मेल्टेड होते हैं। और यही मैग्मा, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, यही मैग्मा जब ज्वालामुखी की क्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से बाहर निकलता है, इसका उद्गार होता है। और इसका जब उद्गार होता है तो इसी मैग्मा को हम लोग लावा कहते हैं। और यह लावा क्या होता है? हवा के कारण, बारिश के कारण जब ठंडा पड़ता है, तो ठंडा होने के बाद यह जम जाता है। इसी जमे हुए ठोस को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, यह बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। आग्नेय चट्टान को क्या करते हैं साथियों? आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टान को क्या करते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा 2 भाग है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी
आग्नेय चट्टान, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। एक को कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक को कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सीधी सी बात है, जैसे यहां देखिएगा, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, ये क्या है, ज्वालामुखी है, ये यहां ज्वालामुखी के अंदर क्या भरा हुआ है, तो मैग्मा भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है साथियों, मैग्मा भरा हुआ है, और ये ज्वालामुखी का क्या है, मुख है, जिससे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। अब देखिए, जब ये मैग्मा ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान, आप सबको पता है ये मैग्मा धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी से बाहर निकलने का कोशिश करता है, पृथ्वी से बाहर निकलने का कोशिश करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये पृथ्वी से बाहर निकलने का कोशिश करता है लेकिन पृथ्वी से बाहर निकल नहीं पाता है ना, यानी अर्थ के सरफेस तक ये नहीं पहुंच पाता है, और नहीं पहुंच पाने के कारण ये मैग्मा यहीं पे ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, यहीं पे धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा क्या हो जाए, जम जाता है, तो इसी को हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या है, तो सीधी सी बात कहना है कि जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के कारण पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी के सतह के नीचे ही वो ठंडा होकर जम जाता है, तो इसके कारण जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो उसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए जब ये मैग्मा भीतर में जमता है, यहीं पे जमने लगता है, ये इसी भाग में जमने लगता है, तो जाहिर सी बात है यहां बाहर का हवा पानी नहीं चल रहा है, पृथ्वी के भीतर हवा पानी तो नहीं चल रहा है, तो हवा पानी जब वहां नहीं है तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। आप सबको पता है ये क्या होगा, इसे ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब ठंडा होने में वक्त लगेगा तो इसका जो क्रिस्टल होता है, जो रवा होता है, ये बड़ा हो जाता है, बड़ा क्रिस्टल बनता है, बड़ा क्रिस्टल बनता है, ठीक ना। जैसे देखे होंगे आप लोग कि चीनी का चाशनी देखे हैं ना, यदि चीनी के चाशनी को धीरे धीरे ठंडा कीजिएगा ना तो एकदम क्या हो जाएगा, रवेदार हो जाता है ना, कैसा हो जाता है, रवेदार हो जाता है, इस तरह से बड़ा बड़ा उसमें क्रिस्टल बनेगा। लेकिन वही चीनी को क्या कीजिएगा, आप जल्दी से ठंडा करवा दीजिएगा चीनी के चाशनी को, तो वो उसका जो रवा होता है वो छोटा हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज होता है, पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, जब ये निकलने के दौरान बाहर नहीं निकल पाए, पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाए, और भीतर ही जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, याद रखिएगा। और ये धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए इसका क्रिस्टल क्या होता है, बड़ा होता है साथियों। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो ग्रेनाइट है और गैब्रो चट्टान है। ग्रेनाइट एवं गैब्रो चट्टान कहना है, ग्रेनाइट एवं गैब्रो चट्टान ये अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का सबसे बेस्ट उदाहरण है। यहां तक बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है। आग्नेय चट्टान कैसे बना साथियों, तो कहना है कि जब पृथ्वी का जो ये जो मैग्मा वाला भाग है, ये मैग्मा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये जमता है, तो जमने के बाद ये ठोस हो जाता है, उसी को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये मैग्मा पृथ्वी के सतह पर नहीं जा पाता है, पृथ्वी के भीतर ही ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो इससे जो चट्टान बनता है उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है ग्रेनाइट एवं गैब्रो। अब देखिएगा बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान में क्या होगा साथियों, तो वही बात है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान में क्या चलेगा, तो जब कहना है कि जब ये मैग्मा जो है, ये जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा क्या हो, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण पृथ्वी से बाहर निकल जाए, उसके सतह पर फैल जाता है। क्या हो जाता है, इसके सतह पर आ जाता है, और इसी को हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, लावा कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, अन्य क्रियाएं चल रही हैं, जिसके कारण ये मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये लावा क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो लावा यहां पर क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है। और जब यह जल्दी ठंडा होगा तो ये रवादार जो है, इसका जो क्रिस्टल होगा ये छोटा होगा। क्या होगा, इसका क्रिस्टल छोटा होता है,
क्या होगा, क्रिस्टल इसका छोटा हो जाएगा। और जब इसका क्रिस्टल छोटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे जो दाना होगा वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा, है ना, क्या होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपसे पूछे तो कहना है कि सर बेसाल्ट चट्टान जो है, ये बेसाल्ट चट्टान ये बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। आज से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जामिनर जब ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टानों के बारे में पूछता है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चट्टान ग्रेनाइट है, कौन सा बेसाल्ट है। तो आज के बाद इस बात को ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के भीतर ही जम जाता है, पृथ्वी के भीतर ही जम जाता है, यानी उसका मैग्मा पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता है। और यदि पृथ्वी से उसका मैग्मा बाहर निकल भी गया तो पृथ्वी के भीतर वाला जो आग्नेय चट्टान होता है उसको आग्नेय चट्टान, उसको हम ग्रेनाइट जो होता है वो ग्रेनाइट वाला आग्नेय चट्टान हो गया जो पृथ्वी के भीतर जम जाता है। और पृथ्वी के बाहर जब निकलता है आग्नेय चट्टान यानी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है बेसाल्ट आग्नेय चट्टान, ठीक ना। तो आग्नेय चट्टान दो तरह के हो गए, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। ग्रेनाइट जो है ये अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट जो है ये क्या होगा, तो कहना है कि सर ये बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। क्योंकि बेसाल्ट चट्टान जो है इसका जो लावा है ये जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए इसका क्रिस्टल छोटा छोटा होता है, दाना छोटा छोटा होता है। लेकिन पृथ्वी के भीतर ही जब मैग्मा जम जाता है तो उसे जमने में थोड़ा वक्त लगता है, अधिक समय लगता है, जिसके कारण उसका क्रिस्टल बड़ा बड़ा होता है। इसीलिए ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान जो होता है उसका क्रिस्टल बड़ा होता है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से। देखिए साथियों, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक। ये वाला पार्ट हमारा है भूपर पट्टी, क्या है, भूपर पट्टी, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। और ये वाला पार्ट मान लीजिए हमारा मेंटल है, क्या है, मेंटल है। और ये वाला पार्ट जो है हमारा कोर है। आप सबको हम पढ़ाए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, क्या पढ़ाए थे कि ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ये इनमें किन दो तत्वों की प्रधानता होती है, तो कहना है सर सिलिका प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इसके बाद बताए थे कि ये जो मेंटल वाला पार्ट है इसमें सीमा तत्व की प्रधानता होती है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है नीफे तत्व की प्रधानता होती है, यानी निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। साथियों, जैसे जैसे हम पृथ्वी से नीचे उतरते जाते हैं ना, तो ये सिलिकॉन की जो मात्रा होती है ये घटती जाती है। सिलिकॉन की मात्रा क्या होगी, कम होती जाती है। जैसे जैसे पृथ्वी से नीचे जाएंगे सिलिकॉन की मात्रा कम होती जाती है, और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो सिलिकॉन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती जाती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, बात एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा कि जिस चट्टान में, याद रखिएगा, जिस चट्टान में सिलिकॉन की मात्रा 65 से 70% होगी, है ना, याद रखिएगा, सिलिकॉन की मात्रा, जिस चट्टान में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होगी, तो कहना है कि सर 65 से 70% से अधिक होगी, उस चट्टान को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, ग्रेनाइट कहेंगे। उसे क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। यदि सिलिकॉन की मात्रा जिस चट्टान में 65 से 70% से अधिक होती है उसे ग्रेनाइट कहते हैं। और यदि सिलिकॉन की मात्रा 55% से लेकर 65% के बीच में है साथियों, तो याद रखिएगा 65% और 55 से 65% के बीच होता है, तो जो आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है, जो आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है उसको हम एंडेसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेसाइट कहते हैं। और जो बाह्य आग्नेय चट्टान होता है, जो बाह्य आग्नेय चट्टान होता है उसको हम लोग डायोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, डायोराइट कहते हैं। अब जरा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यदि सिलिकॉन की मात्रा घटकर जिस चट्टान में 45 से 55% के बीच हो जाए, यदि सिलिकॉन की मात्रा 45 से 55% के बीच हो जाए, तो इसके कारण जो दो एक आंतरिक चट्टान और एक बाह्य चट्टान जो बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जब सिलिकॉन की मात्रा जिस चट्टान में 45 से 55% के बीच हो जाए,
तो यहां पर जो है दो चट्टान आप लोगों को याद रखना है। जो आंतरिक चट्टान बनेगा उसको गैब्रो चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? गैब्रो चट्टान कहते हैं। और बाह्य जो होता है इसको हम लोग बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों? बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो 45 से 55% जब सिलिकॉन की मात्रा जिस चट्टान में होती है तो वहां दो प्रकार के चट्टान बनते हैं, एक आंतरिक आग्नेय और एक बाह्य आग्नेय। आंतरिक आग्नेय चट्टान को गैब्रो कहते हैं और बाह्य आग्नेय चट्टान को हम लोग बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। और सिलिका की मात्रा 45% से भी कम हो जाए ना साथियों, तो ऐसे चट्टान को हम पेरिडोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब 45% से कम हो जाए, 45% से कम सिलिका हो जाए तो ऐसे चट्टान को पेरिडोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो कहना है कि सर पेरिडोराइट कहते हैं। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? बात एकदम अच्छा से समझ में आया कि नहीं? जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे सिलिकॉन की मात्रा पृथ्वी के नीचे चलते जाएंगे, सिलिकॉन की मात्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है। जब सिलिकॉन की मात्रा घटती जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका जो मैग्मा होगा वो मैग्मा धीरे धीरे पतला होता जाता है। और जैसे जैसे सिलिकॉन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो मैग्मा उसका क्या होगा? उस मैग्मा का घनत्व जो होगा वो क्या होता जाएगा? तो बढ़ता जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? इतना बात बोलिए, समझ में आया कि नहीं? तो जब सिलिकॉन की मात्रा 65 से 70% है तो उस चट्टान को हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर ग्रेनाइट चट्टान। क्या कहेंगे? ग्रेनाइट चट्टान कहेंगे। और जब सिलिकॉन की मात्रा जिस चट्टान में 55% से 65% हो तो आंतरिक चट्टान को एंडेसाइट कहेंगे और बाह्य आग्नेय चट्टान को डायोराइट कहेंगे। और जिस चट्टान में सिलिकॉन की मात्रा 45% से 55% तक का ही हो तो उसमें जो दो चट्टान बनेगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान को गैब्रो के नाम से जानेंगे और बाह्य आग्नेय चट्टान को हम लोग बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? बेसाल्ट। क्वेश्चन पूछेगा कि गैब्रो चट्टान कैसा चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान या बाह्य आग्नेय चट्टान? तो कहना है कि सर जो गैब्रो जो है ये एक आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ना। आपसे हम पूछें कि ग्रेनाइट और गैब्रो में बताओ भैया क्या अंतर है, तो कहना है कि सर ग्रेनाइट में सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है, 65 से 70% से अधिक होती है। और गैब्रो जो है इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा है ये 45 से 55% तक ही होती है। बात समझ में आ रहा है ना? बेसाल्ट चट्टान ये बाह्य आग्नेय चट्टान है, ठीक ना। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? 45 से 55% है। और 45% से कम यदि सिलिकॉन की मात्रा हो जाए, सिलिका की मात्रा हो जाए तो ऐसे चट्टान को पेरिडोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पेरिडोराइट कहते हैं। यहां तक बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बात अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान देना, आग्नेय चट्टान की देखो विशेषता क्या है। आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है जरा ये देखते हैं। आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है इसको जरा समझो भैया। आप सबको पता है कि आग्नेय चट्टान अत्यंत कठोर होते हैं और रवादार होते हैं, इसी कारण ये बहुत ही मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं? इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं। किसमें? आग्नेय चट्टान में। हम बताए ना बड़े बड़े क्रिस्टल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसे ठंडा होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि यह पृथ्वी के भीतर ही इसकी मैग्मा क्या होती है? जम जाती है, जिसके कारण इसको ठंडा होने में समय लगता है। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा उसका क्रिस्टल बड़ा होगा। चीनी वाला चाशनी का उदाहरण दिए ना, यदि जो चीनी वाला जो चाशनी होता है वो अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका देखिएगा बड़ा बड़ा पीस बन जाएगा। और वही चीनी वाला जो चाशनी है उसको तुरंत ठंडा कर दीजिएगा हवा चला के, पानी में डाल के, तो उसका जो है रवा जो होगा वो छोटा छोटा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिएगा कि ये जो आग्नेय चट्टान है ये बड़े बड़े क्रिस्टल वाले होते हैं, इसीलिए बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुत ही मजबूत होते हैं। अब हमको जरा एक बात बताओ बाबू, घर में देखे हो है ना, घर में आप लोग देखे होंगे, क्या देखते हैं कि जो ग्रेनाइट जो लगाते हैं हम लोग वो घर में, वो कितना मजबूत होता है, एकदम स्ट्रांग होता है कि नहीं होता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस आग्नेय चट्टान ये परतहीन होते हैं। आग्नेय चट्टान क्या होते हैं? परतहीन होते हैं, ये लेयर वाइज नहीं होते हैं। अब सादी चट्टानों जो होते हैं ना वो लेयर वाइज होते हैं, प्याज के छिलके की तरह, ठीक ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परत होता है। लेकिन आग्नेय चट्टान में कोई भी परत नहीं पाया जाता है। बोलिए इतना बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा एक बात और आग्नेय चट्टान का याद रखिएगा, क्या इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता है बाबू, है ना, इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता है। कहिएगा सर जीवाश्म नहीं होता है का क्या मतलब है?
है ना। जीवाश्म नहीं होता है, क्या क्या मतलब है? तो इतना ही बात है कि आप सबको पता है कि आग्नेय चट्टान आग से बना है। किससे बना है? आग से बना है। अब बताइए, इतना खौलता हुआ आग में, इतना खौलता हुआ मैग्मा में कोई जीव का अंश रहेगा? जी, सब जीव का अंश जल के खत्म हो जाएगा। तो जब इसमें कोई जीव का अंश ही नहीं बचेगा तो इसमें कभी भी जीवाश्म पाया जाएगा? इसीलिए याद रखिएगा कि जो आग्नेय चट्टान होता है, यह बेहद गर्म आग जैसे लावे से बनती है। इसीलिए इसमें पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के कोई अवशेष नहीं बचते हैं, सब जलकर भस्म हो जाते हैं, है ना। इसीलिए जहां पर जीवाश्म नहीं मिलेंगे, जहां पे फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, वहां पे कोयला या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसीलिए आग्नेय चट्टान में कभी भी आपको कोयला या पेट्रोल देखने को नहीं मिलता है। कोयला या पेट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है। कोयला या पेट्रोल कहां देखने को मिलेगा? जिस चट्टानों में जीवाश्म पाया जाएगा। और जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाएगा? कहना है बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ये इतना धधकता हुआ गोला होता है, इतना ज्वलनशील होता है कि इसमें कोई भी जीवाश्म का अस्तित्व बचने का कोई संभावना ही नहीं है। क्लियर हुआ बात? आग्नेय चट्टान अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आग्नेय चट्टान पर कभी भी कोई भी सवाल बनेगा तो कभी कोई दिक्कत होगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टान जब पृथ्वी के अंदर जम जाती है ना, तो वो बहुत सारा आकृति बनाती है, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे जैसे सील बनाती है, डाइक बनाती है, लेपोलिथ बनाती है, बैथोलिथ बनाती है, फैकोलिथ बनाती है। इस सब चीज को हम अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से अभी आगे आने वाले समय में। अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे इसको, ठीक ना। तो आज हम लोग जान लिए कि आग्नेय चट्टान दो प्रकार के, आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। जैसे जैसे पृथ्वी से नीचे उतरते जाते हैं सिलिकॉन की मात्रा घटती जाती है, और जब सिलिकॉन की मात्रा घटती जाएगी तो मैग्मा जो होता जाएगा वो पतला होता जाएगा, और जैसे जैसे सिलिकॉन की मात्रा बढ़ती जाएगी मैग्मा गाढ़ा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए जो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा 65 से 70% होती है। किसी को कोई दिक्कत है? 65 से 70% तक होती है। और बेसाल्ट जो आग्नेय चट्टान होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा 45 से 55% के बीच होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें, दूसरा देखें अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा टाइप्स चट्टान का, जिसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं साथियों? तो कहना है कि सर अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान, इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। देखिए बाबू, यहां पे हम कोई बात नहीं बनाते हैं, ठीक ना। इसीलिए यहां पे ये सब चीज नहीं होगा। एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा हम समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर का बात मत कीजिए। आगे आइए, अवसादी चट्टान हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, ये कुछ नहीं है। आग्नेय चट्टान जो होता है, अगर आग्नेय चट्टान को आप अच्छे से समझ गए तो अवसादी चट्टान समझना बहुत आसान है ना। क्या है? आग्नेय चट्टान अगर समझ में आ गया तो अवसादी चट्टान समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हजारों लाखों वर्षों में एक के ऊपर एक परत जमने के कारण यह बनती है। और पृथ्वी के जो सतह है, जो सरफेस है, उस सरफेस पर 75% पर यही चट्टान पाया जाता है। कौन? अवसादी चट्टान, ठीक। तो अवसादी चट्टान कैसी चट्टान होती है? तो कहना है कि सर यह परतदार चट्टान होती है, प्याज के छिलके की तरह होता है। एक परत के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा परत होता है, और इसे बनने में जो है हजारों लाखों साल लगते हैं। क्या होते हैं? हजारों लाखों साल लगते हैं इसे बनने में। हजारों लाखों साल लगते हैं इसे बनने में। और पृथ्वी के सतह पर लगभग 75% यही चट्टान पाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह पर 75%, लगभग 75% अवसादी चट्टान ही पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान ही पाए जाते हैं। कहां? पृथ्वी के सतह पर। अब सवाल उठता है कि सर अवसादी चट्टान बनता कैसे है ना। अवसादी चट्टान बनता कैसे है, जरा इसको समझाइए। तो देखो, कुछ नहीं है बाबू, एकदम ध्यान से समझना। अवसादी चट्टान देखो बनता कैसे है। मान लिया जाए ये आग्नेय चट्टान है। ये क्या है? आग्नेय चट्टान बन गया। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? तो पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा बाहर निकलती है, लावा बनती है, वो धीरे धीरे ठंडा होती है, ठोस हो जाती है, और ये बन गया, मान लीजिए आग्नेय चट्टान। क्या बन गया? आग्नेय चट्टान बन गया। अब यही आग्नेय चट्टान, याद रखिएगा, यही आग्नेय चट्टान, याद रखिएगा क्या होगा। तो आप सबको पता है हमारे पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं।
हमारे पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं, नदियां बहती हैं। क्या होती हैं? नदियां बहती हैं। जाहिर सी बात है कि जब हवाएं बहेंगी, नदियां चलेंगी, तो यहां पर वेदरिंग और इरोजन का काम होगा, यानी अपक्षय और अपर्दन का काम होगा। क्या होगा? तो कहना है कि सर अपक्षय एवं अपर्दन का काम, एवं अपर्दन का काम होगा, अपर्दन का काम होगा। अब क्या करती हैं हवाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? अपक्षय या अपर्दन किया जाता है। तो हवा के बेग से, पानी के बेग से, नदी के बेग से पुरानी आग्नेय चट्टान जो होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। क्या होते हैं साथियों? तो कहना है कि सर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये आग्नेय चट्टान टूट जाते हैं तो हवा के द्वारा इन चट्टानों को क्या किया जाता है? और नदी के पानी जल के द्वारा इस चट्टान को बहाकर कहीं दूर ले जाया जाता है। ठीक है ना? क्या होता है? दूर ले आया जाता है। मान लीजिए यहां आ गया, ठीक। अब ये अवसाद, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। जब ये आग्नेय चट्टान इसे तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में विभाजित कर देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं साथियों? अवसाद कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक और क्रिया हो रही है। नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा इन टुकड़ों को, ये छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया जा रहा है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आया जा रहा है। इसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। एकदम एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से समझते चलना है। अब जरा देखिएगा, इधर से नदी का जल आ रहा है, नदी का जल आ रहा। अब नदी का जल इसको धीरे धीरे क्या करेगी? इसको धीरे धीरे बहा के ये यहां पर ले आएगी। छोटे छोटे अवसाद जो हैं यहां आके क्या हो गए? जमा हो गए। छोटे छोटे अवसाद यहां पर जमा हो गए। तो जब जमा हो गए तो इसी को हम लोग कहते हैं साथियों निक्षेपण। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निक्षेपण यानी डिपोजिशन। जब पानी की गति धीमी होती है, जैसे कोई नदी है या कोई झील है जो समुद्र में गिरने वाली है या गिरती है, तो उसमें क्या करती है? वह इन अवसादों को अपने साथ ले जाकर के क्या करती है? यहां नदियों में गिरा देती है, जमा कर देती है, निक्षेपित कर देती है। इसी क्रिया को हम लोग निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। ध्यान से चीजों को समझते चलना है। क्या हुआ? सबसे पहले जो आग्नेय चट्टान था, ये आग्नेय चट्टान हवा के कारण, है ना, क्या हवा के कारण, नदी के कारण, ग्लेशियर के कारण इसमें क्या हुआ? अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया हुई, इरोजन और वेदरिंग की क्रिया हुई। अब ये अपक्षय और अपर्दन के कारण, याद रखिएगा यहां पे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के कारण, अपर्दन की क्रिया के कारण ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में क्या हो गए? टूट गए, जिसे हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में आग्नेय चट्टान टूट गए, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं साथियों? तो अवसाद कहते हैं। अब इस अवसाद का हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा इसको एक स्थान से क्या किया गया? दूसरे स्थान पर ले आया गया। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब फिर नदियों के द्वारा इन अवसादों को क्या किया गया? तो किसी एक जगह पर जमा कर दिया गया। अब जमा कर दिया गया, इसके ऊपर हजारों सालों तक, लाखों सालों तक परत दर परत लाकर यहां पर ये गाद इकट्ठा करते रहती है नदी के द्वारा, यानी निक्षेप करते रहती है, जमा करते रहती है। जब पानी की धीमी गति हो जाती है, जैसे कोई नदी हो, झील हो, समुद्र हो, तो ये अवसाद धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देते हैं और ये एक के ऊपर एक करके परतदार तरीके से ये क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। और लास्ट में, अंतिम में जो एक क्रिया होती है जिसको हम लोग लिथिफिकेशन या सीमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो सारा अवसाद है, ये जो देख रहे हैं, जैसे सीमेंट देखे हैं ना, सीमेंट, आप सबको पता है कि सीमेंट क्या करता है? छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, अणु का, गिट्टी होता है, बालू होता है, ये सब को जोड़ देता है और जोड़ने के बाद एक मजबूत दीवार बना देता है। यानी सीमेंट एक गोंद की तरह है जो सबको आपस में चिपका कर जोड़ देता है। बात समझ रहे हैं? तो ठीक उसी तरह से ये जो छोटे छोटे अवसाद होते हैं, इन अवसादों में क्या होता है? सीमेंटिफिकेशन की क्रिया होती है, लिथिफिकेशन की क्रिया होती है। ये नीचे जो दबे हुए अवसाद होते हैं, इसकी एक के ऊपर एक परत जमा होते जाता है, जिसके कारण ऊपर की परतों का भारी वजन का इस पर दबाव पड़ता है और हजारों सालों तक, याद रखिएगा, हजारों सालों तक
खनिज जो होता है या जो सिलिका होता है यह एक सीमेंट की तरह काम करता है, एक गोंद की तरह काम करता है, जिसके कारण ये कण आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने के कारण एक मजबूत पत्थर बन जाते हैं। जैसे सीमेंट क्या करता है, गिट्टी को, बालू को, सबको जोड़ के एकदम एक पत्थर की भांति मजबूत बना देता है, तो इसमें भी सीमेंटेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण सभी अवसाद आपस में चिपक कर एकदम क्या होते हैं, एक मजबूत आकार बना देते हैं, एक मजबूत पत्थर जैसा बना देते हैं। इसी क्रिया को हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो एक के ऊपर एक जब परत जमता है तो इसी को हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं, है ना, लिथिफिकेशन कहते हैं, फिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हजारों सालों के बाद ये अब अवसादी चट्टान के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आग्नेय चट्टान किस प्रकार से अवसादी चट्टान बन गया, ये बात आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसमें क्या होता है कि अब जो अवसादी चट्टान है, अब जो ये अवसादी चट्टान है, देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। अवसादी चट्टानों में क्या क्या होता है कि अवसादी चट्टान का जो कण होता है, उसका जो आकार होता है, उस आकार के डिपेंड इसके आकार पर हम लोग क्या करते हैं, अवसादी चट्टानों को बांटने का काम करते हैं। अवसादी चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, इसके आधार पर, किसके आधार पर तय होता है, तो इसको एकदम ध्यान से समझिए। जब अवसादी चट्टान टूटकर बड़ा बड़ा बोल्डर के रूप में, पत्थर के रूप में रहता है, ठीक ना, किसके रूप में, बड़ा बड़ा बोल्डर के रूप में बढ़ता है। बोल्डर का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा बड़ा पत्थर होगा, जो बड़ा बड़ा पत्थर होगा उसको हम लोग बोल्डर कहते हैं, ठीक ना। तो बोल्डर वाला जो अवसादी चट्टान होता है, जब अवसादी चट्टान टूटकर बड़े बड़े बोल्डर के रूप में रहता है तो उसे क्या कहते हैं अभी देखेंगे। उसके बाद फिर एक होता है बाबू ग्रेवल, ग्रेवेल, है ना। ये जो ग्रेवेल होता है ये भी अवसादी चट्टान ही होता है, बस इसके टुकड़े जो होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, किससे, बोल्डर के मामले में। जो बोल्डर का जो साइज होता है इतना बड़ा होता है, और ये जो ग्रेवेल होता है इसका आकार और छोटा हो जाता है। अब ये ग्रेवेल और टूटकर क्या बन जाते हैं, तो कहना है कि सर सैंड बन जाते हैं, है ना, सैंड बन जाते हैं, एकदम महीन महीन दाना हो जाता है, छोटा छोटा दाना हो जाता है। और इस सैंड से भी छोटा क्या होता है, तो कहना है कि सर सिल्ट होता है। इस सैंड से भी छोटा क्या होता है, तो सिल्ट होता है, सिल्ट होता है। और इस सिल्ट से भी क्या छोटा होता है, तो क्ले, क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है उसे हम क्ले कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों, क्ले कहते हैं। एकदम गौर से ध्यान से देखते चलिएगा। और ये क्ले से भी जब छोटा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इस क्ले से भी जो छोटा होता है उसे लाइम कहते हैं या चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान में जब विखंडन होता है, ये टूटता है, तो पहले ये बड़ा बड़ा बोल्डर बनता है, फिर उससे छोटे साइज में ग्रेवुल का आकार धारण कर लेता है, फिर ये ग्रेवुल टूटकर सैंड बन जाता है, बालू जो है। अब बालू के जो छोटे छोटे कण देखते हैं, उस बालू भी वह टूटकर सिल्ट के रूप में बन जाता है, और वो सिल्ट टूटकर फिर क्ले के रूप में बन जाता है, जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। और ये चिकनी मिट्टी भी टूटकर धीरे धीरे लाइम में बन जाता है, जिसको हम लोग चूना कहते हैं। तो जो बोल्डर से बन गया बाबू, इसको हम लोग बोल्डर स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्डर स्टोन कहते हैं। इसी को कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी को कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। इसे ग्रेवुल स्टोन कहते हैं, इसे ग्रेवुल स्टोन कहते हैं। फिर सैंड को हम लोग सैंड स्टोन कहते हैं, सैंड स्टोन कहते हैं। इसी को हिंदी में बालू पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बालू पत्थर कहते हैं। ये जो सिल्ट होता है इसे सिल्ट स्टोन कहते हैं, सिल्ट स्टोन कहते हैं। इसी को हम लोग मृतिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो कहना है कि सर मृतिका कहते हैं, है ना, मृतिका चट्टान जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो क्ले है इसे हम क्ले स्टोन कहते हैं, क्ले स्टोन कहते हैं। और लास्ट में जो बच गया लाइम यानी चूना, इसको हम लोग चूना पत्थर या लाइम स्टोन कहते हैं। इसे लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर कहते हैं। तो ये सब के सब जो चट्टान आप देख रहे हैं, ये सब के सब अवसादी चट्टान के ही उदाहरण है। किसी को कोई दिक्कत है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना, ये बात समझ में आ गया। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे आग्नेय चट्टानों के धीरे धीरे निक्षेपण, अपर्दन, विखंडन और
जो डिपोजिशन है, उस डिपोजिशन के कारण जो अवसाद जमा हुआ, उसी अवसाद में हजारों लाखों सालों तक क्या होते रहा, तो सीमेंटेशन की प्रक्रिया होती रही। भारी दबाव के कारण उसमें सीमेंटेशन की क्रिया हुई, लिथिफिकेशन की क्रिया हुई, जिसके कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। और जब ये अवसादी चट्टान, इन अवसादी चट्टानों में जो विखंडन की क्रिया होती है, छोटे छोटे ये टुकड़ों में बंटते हैं, तो जो बड़ा वाला अवसादी चट्टान होता है बोल्डर के रूप में, उसे बोल्डर स्टोन या कॉन्ग्लोमेरेट चट्टान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये ग्रेबुल के रूप में बनते हैं तो इसे ग्रेबुल स्टोन कहते हैं साथियों। और जब ये सैंड के रूप में टूटकर छोटे छोटे हो जाते हैं तो इसे सैंड स्टोन या बालू पत्थर कहते हैं। ये सिल्ट के रूप में टूटे हैं तो सिल्ट स्टोन कहलाते हैं, क्ले के रूप में टूटते हैं तो क्ले स्टोन कहलाते हैं। और जब ये लाइम के रूप में यानी चूना के रूप में टूटते हैं तो इसमें इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, लाइम स्टोन कहते हैं। ये जो लाइम स्टोन है आप सबको पता है, इसमें CuCl3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अवसादी चट्टान एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, अच्छे से एकदम अवसादी चट्टान समझ में आ गया, आग्नेय चट्टान भी समझ में आ गया। अब ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान। तो आइए देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, कायांतरित चट्टान क्या होता है। कायांतरित चट्टान जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों चट्टान आपको समझ में आ गया तो ये तीसरा वाला चट्टान एकदम हल्का लगने वाला है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। जाहिर सी बात है, इस कायांतरित चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं, है ना। रूपांतरित मतलब क्या? जो अपना रूप बदल लेता है, जो अपना भेष बदल लेता है, उसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। यानी जो अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है उसी चट्टान को हम क्या कहते हैं साथियों, तो उसे ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान क्या है, तो कहना है कि वैसा चट्टान जो अपना रूप, रंग और गुण बदल लेता है उसे ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं साथियों, है ना। तो वह चट्टान जो पहले से मौजूद आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों के रूप, रंग और गुणों में बदलाव करने के कारण बनती है, उसी चट्टान को कायांतरित चट्टान कहते हैं, है ना। तो सीधी सी बात कि जो आग्नेय व अवसादी चट्टानों के गुण में, रूप में, इसके साथ ही साथ रंग में परिवर्तन करता है, वही क्या कहलाता है साथियों, रूप बदल लेता है। तो उसी को हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। यानी जो अपनी काया बदल ले उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये चट्टान अपना रूप क्यों बदलते हैं सर? तो देखिए, जब पुरानी चट्टानें जैसे या कोई आग्नेय चट्टान है या कोई अवसादी चट्टान है, जाहिर सी बात है कि ये भीषण गर्मी के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण, है ना, तो ये बिना पिघले ही उसका अंदरूनी रासायनिक और भौतिक ढांचा पूरी तरह क्या होता है, बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है साथियों, तो कहना है कि पुरानी चट्टानें जो होती हैं ये ताप के कारण, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्या होता है, तो कहना है सर इसका जो बिना पिघले इसका जो है रासायनिक और भौतिक ढांचा बदल जाता है। इसका रासायनिक एवं भौतिक ढांचा बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रूपांतरित चट्टानों का जन्म होता है, कायांतरित चट्टानों का जन्म होता है। जब कोई पुरानी चट्टान पृथ्वी के अंदर गहराई में दब जाती है और अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने लगता है, रूपांतरण होने लगता है, तो इसे ही हम लोग साथियों क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसे ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक एकदम बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर बात अच्छे से समझ में आ गया तो अब सवाल उठता है, याद रखिएगा, कि कायांतरित चट्टान जो बनता है ये किस चट्टान से बनता है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान
या रूपांतरित चट्टान किन चट्टानों से मिलकर बनते हैं? तो कहना है कि ये आग्नेय चट्टान से भी बन सकते हैं, ये अवसादी चट्टान से भी बन सकते हैं, और ये कायांतरित चट्टान से भी बन सकते हैं। ये कायांतरित चट्टान से भी बन सकते हैं, यानी ये तीनों चट्टानों में क्या होता है? परिवर्तन आएगा उसके रासायनिक और भौतिक गुणों में अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण। तो इस चट्टानों में जो परिवर्तन होता है उसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, इसी को हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान का भी ये रूप बदलता है, अवसादी चट्टान का भी रूप बदल सकता है, और कायांतरित चट्टान का भी रूप बदल सकता है। ठीक, तो अब जरा गौर कीजिएगा, जो आग्नेय चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान है, ठीक, वो आग्नेय चट्टान आप सबको पता है कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और गैब्रो है। हम अभी पढ़ाए हुए हैं जो प्रमुख आग्नेय चट्टान है, तो उसमें कौन कौन है? कहना है कि सर ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बेसाल्ट है, फिर गैब्रो है, गैब्रो है, और भी है चट्टान, लेकिन ये तीनों आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न बनने वाला है। आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, कि ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान क्या है, आपसे पूछा जाएगा बेसाल्ट का रूपांतरित चट्टान क्या है, आपसे पूछा जाएगा गैब्रो का क्या है। तो इसका सही सही आपको उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रेनाइट है मेरे साथियों, ये ग्रेनाइट रूपांतरित होकर किस चट्टान में बदल जाता है? तो कहना है कि सर यही नीस रूप में बदलता है, नीस चट्टान के रूप में बदल जाता है। और ये जो बेसाल्ट है, ये बेसाल्ट किस चट्टान में बदलता है? कहना है साथियों ये ग्रीन स्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है? तो कहना है कि सर ये ग्रीन स्टोन में बदल जाता है ना, ये किसमें? ग्रीन स्टोन में बदल जाता है। और गैब्रो के बारे में पूछे तो कहना है कि सर ये सर्पेंटाइन चट्टान बन जाता है, ये सर्पेंटाइन चट्टान बन जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्पेंटाइन किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? तो कहना है कि सर गैब्रो का है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि ग्रीन स्टोन किस चट्टान का, किस आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है? तो कहना है कि सर बेसाल्ट चट्टान का। आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए नीस जो चट्टान है ये किसका रूपांतरित चट्टान है? तो कहना है कि सर ग्रेनाइट का है। तो आग्नेय वाला पार्ट समझ में आ गया। आग्नेय वाला पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, अवसादी जो चट्टान है, ये जो अवसादी चट्टान है मेरे साथियों, ये अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है। और अवसादी चट्टानों का जब रूपांतरण होता है तो एक चट्टान है लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, पढ़ा है ना, अभी जस्ट पढ़ाए थे चूना पत्थर। एक बताए थे सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर, बताए थे कि नहीं बताए थे मेरे साथियों? बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन, एकदम सब लोग बोलते चलना है, ये सब अवसादी चट्टान है कि नहीं है? एक बताए थे क्ले, क्ले चट्टान, क्ले स्टोन, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? क्ले स्टोन, बोलो सब लोग बोलो, एकदम मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना, ये सब के सब जो है क्या है? अवसादी चट्टान है। अब जरा देखिएगा, ये जो अवसादी चट्टान होते हैं, ये अवसादी चट्टान कैसे परिवर्तित होते हैं, जरा इसको देखिएगा। देखिए, ये जो चूना पत्थर होता है, ये चूना पत्थर किसमें बदलता है? तो कहना है सर संगमरमर में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है, संगमरमर यानी मार्बल में बदल जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। बलुआ पत्थर जो होता है ये क्वार्टजाइट के रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? क्वार्टजाइट के रूप में बदल जाता है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो क्ले स्टोन होता है ये किसमें बदल जाता है? स्लेट के रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है साथियों? तो कहना है कि सर स्लेट के रूप में बदल जाता है। अब देखिए, अवसादी चट्टानों में आप सबको पता है कोयला भी आता है, क्योंकि कोयला में भी अवसाद होते हैं, ये अवसाद के कारण ही बनते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो कोयला है, ये जो कोयला है साथी, ये भी एक अवसादी चट्टान है। और इसका ये रूपांतरित होकर किस चट्टान में बदल जाते हैं? तो कहना है सर ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाते हैं। यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? अवसादी चट्टान भी रूपांतरित होके ये अलग अलग चट्टानों में बन गया, इसको हम लोग देख लिए। आग्नेय वाला भी देख लिए। अब एगो कायांतरित वाला याद रखना, ठीक ना। ये देखियो, क्ले स्टोन कायांतरित होके किसमें बदला? स्लेट में। तो देखो, एक कायांतरित चट्टान भी है जो रूपांतरित होकर बदलता है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये जो स्लेट है, ये स्लेट रूपांतरित होकर किसमें बदलता है? तो कहना है कि सर शिस्ट में बदलता है। किसमें बदलता है? शिस्ट में बदलता है मेरे प्यारे साथियों, है ना, शिस्ट में बदलता है। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित बन सकता है, अवसादी भी रूपांतरित बन सकता है, और रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित होकर कुछ नया बना सकता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट नीस में बदल गया, बेसाल्ट ग्रीन स्टोन में बदल गया, गैब्रो जो है ये सर्पेंटाइन चट्टान में बदल गया। ठीक उसी प्रकार से जो प्रमुख अवसादी चट्टान है जिसमें चूना पत्थर संगमरमर में बदल गया, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल गया, और आपका जो क्ले स्टोन है ये स्लेट में बदल गया, और कोयला जो है ये ग्रेफाइट और हीरा में बदल गया रूपांतरित होकर। और एक जो रूपांतरित चट्टान जो क्ले स्टोन से बना स्लेट, और ये स्लेट जो है ये कैसा चट्टान है, तो ये रूपांतरित चट्टान है, और इसी रूपांतरित चट्टान का फिर रूपांतरण होता है, और रूपांतरण के बाद ये क्या बनाता है स्लेट, तो कहना है कि सर ये शिष्ट चट्टान बनाता है। ये क्या बनाता है, शिष्ट चट्टान बनाता है। किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, मामला पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, एक चीज और इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना साथियों कि यदि आपको चट्टान अच्छे से समझ में आ गया है, यदि आपने चट्टान को अच्छे से समझ लिया, तो जब हम मिट्टी पढ़ाएंगे तो मिट्टी समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, है ना। जिसको चट्टान अच्छे से पता है उसको मिट्टी समझने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए चट्टान वाला चैप्टर एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर यहां गड़बड़ाए मेरे प्यारे साथियों तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, एक होता है बाबू शैल चक्र, शैल चक्र जिसको हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रॉक साइकिल कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा ये रॉक साइकिल क्या है, ठीक ना। इसको एकदम कुछ नहीं है, आप सबको पता है कि हम बताए कि मैग्मा जो है, ये मैग्मा क्या होगा साथियों, तो ये मैग्मा पिघल कर, और ये पिघलने के बाद जब ठोस होता है तो ये क्या बना देता है, आग्नेय चट्टान बना देता है। क्या बना देता है? आग्नेय चट्टान बना देता है। और इसी आग्नेय चट्टान में हम आपको बताए कि क्या होता है, विखंडन की क्रिया होती है, निक्षेपण की क्रिया होती है, अपर्दन की क्रिया होती है, लिथिफिकेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण यह अवसादी चट्टान बनाता है। तो आग्नेय चट्टान से ही कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और यही आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से किस चट्टान का निर्माण होता है, तो कहना है कि सर रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। प्यारे साथियों एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है। और फिर इसी रूपांतरित चट्टान का क्या होता है, तो ये जो रूपांतरित चट्टान होता है ये पुनः फिर पिघल के, ये फिर पिघलता है, कौन? रूपांतरित चट्टान, और पिघल के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्मा में हो जाता है। और फिर ये मैग्मा आग्नेय चट्टान बनता है, फिर ये आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बनता है, फिर अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में बदलता है, और ये रूपांतरित चट्टान फिर दाब के कारण, ताप के कारण ये पिघल कर फिर मैग्मा बन जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है हमारे नेचर में, और इसी को हम लोग शैल चक्र कहते हैं, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों? तो कहना है कि सर शैल चक्र कहते हैं। बोलो, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? यदि किसी को भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन बाबू खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग कमेंट करके हमको बताइए कि क्या चीज समझ में नहीं आया, और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लाना है ये आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।